हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भावना है एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट सेशन को। लास्ट सेशन में हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जैसे इसका मतलब था कि जो नेक्स्ट बेस्ट चीज़ हमने फॉरगॉन करी है उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस किया था कि मान लो हम एक बैंक में काम कर रहे हैं, 40,000 रुपये की सैलरी में काम कर रहे हैं और नेक्स्ट हमें एक आदमी है, उसको एक और नौकरी दी हुई है 30,000 रुपये पर मंथ की एग्जीक्यूटिव की, और मान लो 35,000 रुपये पर मंथ उसकी एक और जॉब लगी है 35,000 की। अब वो बैंक में काम कर रहा है 40,000 रुपये पे, तो 35,000 रुपये जो है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो वो काम कर रहा वो हो सकता है था उसके लिए, वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। नाउ फॉर एग्जांपल हमने ये भी मैंने कहा था, जैसे आप अभी ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट बेस्ट काम आप क्या कर सकते थे? इस टाइम पे आप हो सकता था सो सकते थे, हो सकता था आप खा सकते थे कुछ, हो सकता था कुछ और पढ़ाई कर सकते थे या कोई और सेशन अटेंड कर रहे होते। सो वो इस सेशन को अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर क्या होता है? हमने लास्ट सेशन में ये पता किया कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कमी होती है, रिसोर्सेज की स्केर्स रिसोर्स होती है, और हम अपने जितने हमारे वांट्स हैं उन सब चीज़ों को, हमारी अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते उन कम रिसोर्सेज की वजह से। इसीलिए इकोनॉमिक्स क्यों होती है? इकोनॉमिक्स के हमारे में हमें चॉइस करनी होती है। क्या चॉइस करनी होती है? अपने उन रिसोर्सेज के जो रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के अनलिमिटेड वांट्स हैं हमारे। सो इन तीनों में से हमें ये चूज करना होता है हम ऐसी कौन सी सोर्स को, कौन से रिसोर्सेज को हम यूज़ करें और कौन से उन रिसोर्स का कौन सा यूज़ जो है उसको हम यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो एक पेन है, हम मार्केट में पेन खरीदने जाते हैं, हमारे पास 10 रुपये हैं। अब हमारे पास 10 रुपये के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास 10 रुपये। अब उस 10 रुपये की हम 10 चीज़ें खरीद सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिव यूजेस है और हमारे वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या ऑप्टिमम यूज़ है। तो और ये प्रायोरिटी, हमें सबसे ज़्यादा नीड किस चीज़ की है, प्रायोरिटाइज करके हम ऑप्टिमम यूज़ देखते हैं इस लिमिटेड रिसोर्स का। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर जो है, इसके अंदर सोसाइटी जो है वो डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करें इन इनफाइनाइट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में से। क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत कम है और पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास अनलिमिटेड है, तो हम उसमें से ऐसा क्या चूज़ करें कि ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये सब जो है वो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर बताता है। नाउ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम दो गुड्स को लेंगे। वाई ओनली टू गुड्स? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। लेट्स से बटर और हमने गन्स को लिया। अब हमें चॉइस करना है कि ऐसी कौन सी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो कि इन दो गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ हो सकती है। क्या क्या गुड्स हैं हमारे पास? बटर एंड गन्स, दीज आर द टू गुड्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर जो होता है, फ्रंटायर जहाँ पे भी फ्रंटायर यूज़ होता है इसका मतलब हो जाता है एक तरह से कर्व बना है, कोई ना कोई कर्व यूज़ हो रहा है, ग्राफिकली प्रेजेंट हो रही हैं चीज़ें, फ्रंटायर। अब इकोनॉमिक्स में आप याद रखिएगा जहाँ पे भी स्केड्यूल वर्ड यूज़ हो रहा हो, क्या स्केड्यूल वर्ड मतलब टैबुलर फॉर्म में चीज़ें हैं,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल अगर हम देखें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल जो है वो हमें ये रिप्रेजेंट करता है क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं इन दो गुड्स की, हम क्या क्या चॉइसेस यूज़ कर सकते हैं, क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हमारे पास जो हम चूज़ करें कि हम इन दोनों गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। सो ये बताता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। नाउ लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल है। नाउ यहाँ पे हमने देखा कि गन्स जो हैं, बटर जो है। अब हम ये देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल जो है इसको, या फ्रंटायर जो है, इसके और भी बहुत सारे नेम्स हैं। इसके क्या क्या नेम्स हैं? इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं। सिमिलरली इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी कहते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटायर भी कहते हैं। ये सब सिनोनिम्स हैं इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर की। अब एजम्पशंस ली जाती हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर में। गाइज, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताऊंगी। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग ग्राफ्स एंड मेकिंग एजम्पशंस। ये आप हमेशा याद रखना। इकोनॉमिक्स में सिर्फ या तो ग्राफ्स बनाए जाते हैं या एजम्पशंस ली जाती हैं। बिना एजम्पशंस के, बिना ग्राफ्स के और बिना स्कैरसिटी के इकोनॉमिक्स नहीं हो सकती। सो हर चीज़ में आप जो भी पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, अभी तो ये बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं। इन फर्दर अगर आप अपनी फर्दर स्टडीज़ में इकोनॉमिक्स को लेंगे तो आप अपनी हर उसके फील्ड ऑफ टॉपिक जो भी होगा, हर चीज़ में एजम्पशंस बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में। नाउ एजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर आर। पहला एजम्पशन, पहला अजम्पशन जो है वो है कि जो रिसोर्सेज जो है फिक्स्ड है हमारे पास, और रिसोर्सेज ट्रांसफ़र हो सकती हैं एक से दूसरे में। सो रिसोर्सेज आर फिक्स्ड एंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one to another। ये तो पहला assumption है। Now second assumption is with the help of the resources only two goods can be produced। resources से, इन resources को use कर सिर्फ दो goods produce करे जाएंगी। ये assumption है। assumptions are something जो हम पहले से मान के रखते हैं, presume करके रखते हैं कि ऐसा है, और उसके बाद ही हम अपनी analysis को करते हैं। एज्यूम पहले से करके रखना पड़ता है हमको। गिवन, जो हम गिवन लेते हैं मैथ्स में कि गिवन इज दिस, सो एजम्पशंस आर गिवन एंड देन वी कंक्लूड कि हम देखते हैं आगे क्या एनालिसिस हो रही है। सो सेकंड एजम्पशन है हमारी, सिर्फ दो गुड्स हैं, ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। और तीसरा एजम्पशन है सारे रिसोर्सेज जो हैं, यानी ये दोनों रिसोर्सेज हैं जो कि पूरी तरह से यूटिलाइज होंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़े भी रिसोर्सेज हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। रिसोर्सेज all resources are fully and efficiently utilized। नाउ हमारा नेक्स्ट एजम्पशन ये है कि रिसोर्सेज जो है इक्वली एफिशिएंट नहीं है प्रोडक्शन में। सारे गुड्स इक्वली वो नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक टीचर है और उसको मैं रियली सॉरी गाइस, मैंने बहुत आगे तक पढ़ा दिया था, बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं हो रहा शूट। सो हम ये स्टडी कर रहे थे कि हमारा फोर्थ एजम्पशन क्या है। मैंने वहाँ तक आपको बताया।
फोर्थ एजम्पशन था रिसोर्सेज जो हैं इक्वली एफिशिएंट नहीं है हर चीज़ की प्रोडक्शन में। मैं एग्जांपल बता रही थी। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है हमारे पास, एक टीचर है। सो मैं उसको कहूँ कि तुम जाकर मशीन बना दो, तो क्या वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास दो तीन टीचर्स हैं सॉरी, और मैं उन टीचर्स को कहूँ कि आप लोग एक मशीन बना दो, तो क्या उन टीचर्स का काम है पढ़ाना, तो क्या वो पढ़ाने में ज़्यादा अच्छे होंगे या मशीन बनाने में? ऑब्वियसली पढ़ाने में ज़्यादा अच्छे होंगे, उनका काम टीचिंग करना है। तो अगर मैं उनको मशीन बनाने को कहूँगी, ये मान लो ये एक मशीन है, तो मैं उन्हें कहूँगी कि तुम जाकर मशीन बनाइए। सो उन्हें मशीन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, उनकी एफिशिएंसी जो है डिक्रीज़ हो रही है। सो यही हमारा फोर्थ एजम्पशन था कि रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते सारे गुड्स की प्रोडक्शन करने में। एंड इसीलिए जब रिसोर्सेज एक गुड से दूसरे में ट्रांसफ़र होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ ज़रूर होगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उनके काम करना, कितनी देर में वो काम करते हैं और कितना काम करते हैं। वो कम काम कर पाएंगे अगर एक टीचर को मशीन बनाने का काम दिया जाए सेम टाइम में, तो वो कम काम कर पाएगा मशीन बनाने में जितना वो टीचिंग करने में उतनी देर में पढ़ा पाएगा। सो इसका यही सिंपल सा मतलब था, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी अगर गुड ट्रांसफ़र होगा तो। नाउ फिफ्थ एजम्पशन है हमारी, टेक्नोलॉजी जो है कांस्टेंट रहेगी। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल के बारे में। मैंने आपको बताया स्केड्यूल जो है हमारा टैबुलर फॉर्म में होता है। जब भी टैबुलर फॉर्म में होगा उसको स्केड्यूल कहेंगे। जब भी कर्व की फॉर्म में होगा, ऐसे कोई भी कर्व की फॉर्म में होगा, वो फ्रंटायर कहा जाएगा। नाउ लेट अस स्टडी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल के बारे में हमने पढ़ा। दिस इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। क्या है ये? टैबुलर फॉर्म में है, आप देख रहे हैं टेबल बनी हुई है। देयर आर 5 कॉलम्स एंड 8 रोज, जिसके अंदर ये हमारी हेडर रो है, दीज आर अदर रोज। सो दिस इज़ अ स्केड्यूल। अब हमने देखा जो हमारे पास x नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, मान लो n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ये गन्स और बटर बनाने में। गन्स और बटर क्या बनाने में? यूनिट्स। हमने कहा हमने 2 गुड्स लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल रियल लाइफ में आप कितनी भी नंबर ऑफ कमोडिटीज़ के साथ अगर आप करेंगे ये सही माना जाएगा। मतलब इससे जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो हर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के साथ सेम ही निकलते हैं। सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने सिंपल रखने के लिए सब कुछ कैलकुलेशन हमने गन्स और बटर 2 ही प्रोडक्ट्स लिए थे अभी। नाउ हमने देखा कि अगर हम अपने सारे के सारे रिसोर्सेज सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह जो भी हैं, हमने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज एवरीथिंग जो है गन्स बनाने में लगा दिए। फॉर एग्जांपल हमने सब कुछ गन्स बनाने में लगा दिया, तो बटर हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। हमारी सारी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी गन्स बनाने में चली गई, सो बटर बनाने में कुछ नहीं बना पाएंगे। सो 0 यूनिट्स ऑफ बटर बनेंगी। सिमिलरली एक और एडिशनल यूनिट ऑफ गन बनाने के लिए हमने सोचा कि अब हमें गन कम चाहिए और बटर की 1 यूनिट एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमने 1 यूनिट गवाई बटर की 1 और यूनिट बनाने के लिए। नेक्स्ट हमने थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि हमने 2 यूनिट गवाई बटर की, टोटल कितनी यूनिट्स बनाने के लिए? 3 यूनिट्स बनाने के, 2 यूनिट्स बनाने के लिए सॉरी। सिमिलरली जैसे जैसे हम अपनी बटर की यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे, गन्स की यूनिट्स हमारी कम होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ के यूनिट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसीलिए हमारे गन्स की यूनिट्स कम होती जा रही है, प्रोडक्शन बटर की बढ़ती जा रही है, लेकिन सेम रेट पे नहीं हो रहा। सेम रेट पे मतलब यहाँ पे 1 यूनिट कम हुई, यहाँ पे 2 यूनिट कम हुई, यहाँ पे 3 यूनिट कम हुई, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, लेकिन यहाँ पे कितना? यहाँ पे 1-1 यूनिट का ही फ़र्क हो रहा है, तो सेम रेट पे नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है?
यहाँ पे 6 लोग, फॉर एग्जांपल लोगों के टर्म्स में लिया जाए तो 6 लोग हमने गवाए यहाँ पे एक और बटर की यूनिट बनाने के लिए, 5 लोग और गवाए यहाँ पे एक और बटर की यूनिट बनाने के लिए। सो दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। नाउ एमओसी को पढ़ने से पहले मैं आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर यानी पीपीएफ बनाना सिखाऊंगी। पीपीएफ क्या होता है? जहाँ पे भी फ्रंटायर मैंने आपको कहा था फ्रंटायर हो गया तो यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस टैबुलर फॉर्म का। इस टेबल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ दिस इज अ ग्राफ विच विल मेक, जहाँ पीपीएफ के अंदर 2 गुड्स हैं, गुड 1 गुड 2, कोई भी यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे गन्स ले लेते हैं, यहाँ पे बटर ले लेते हैं इन यूनिट्स, ये भी इन यूनिट्स है। दिस इज ओरिजिन। नाउ 6 यूनिट्स ऑफ बटर है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप ये ऑन पॉइंट स्केल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ग्राफ पे अगर आप बनाएंगे तो और सही से कर्व बनेगी आपकी। नाउ 21 20 18 लेट्स सी, हम 3 का टेबल ले लेते हैं, 3 के टेबल का स्केल बना लेते हैं वाई एक्सिस पे। 3 6 9 12 15 21 5। अगर हमने 0 बटर बनाई तो गन्स कितनी बन रही है? 21 बन रही हैं। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होगा? अगर हमने 1 बटर की यूनिट बनाई तो 20 गन्स बनेंगी। 1 2 3 4 5 6, 1 बटर की यूनिट्स पे 20 यूनिट्स बनेंगी। 20 इज समवेयर है, यहाँ से और ये। नाउ 2 बटर की यूनिट्स पे 18 यूनिट्स बनेंगी, 2 बटर पे 18 बन रही हैं। 3 बटर पे 15 बन रही हैं, 3 पे 15 बन रही हैं, राइट। 4 बटर की यूनिट्स पे 11 इज समवेयर हेयर। 5 पे बन रही है 6, सॉरी यहाँ पे 5 है, एंड 6 पे 0 बन रही है। तो अब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो कर्व बनेगी वो हमारी क्या बनेगी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। इसको पीपीएफ कर्व कहा जाएगा। पीपीएफ कर्व होगी या पीपीसी कह देंगे इसको, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ गन्स एंड बटर। नाउ ये हमने देखा। अब इस हम या तो पीपीएस यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल को देखकर हम सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं क्या है, या फिर हम डायरेक्टली ही पीपीएफ को देखकर भी एनालाइज कर सकते हैं कि 0 यूनिट्स ऑफ बटर पे 21 यूनिट्स ऑफ गन्स बन रही हैं, और अगर 0 यूनिट्स ऑफ गन्स होगी तो हमारी सारी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज यूज़ कर कर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 यूनिट्स ऑफ बटर बना सकेंगे। यानी दिस इज़ द लाइन। पीपीएफ एक ऐसी लाइन होगी जो मैक्सिमम लिमिट बताती है कि प्रोडक्शन कितना हो सकता है गन्स का और बटर का। ये मैक्सिमम लिमिट बताती है, यानी इसके आगे इसके राइट साइड में कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, गन्स का भी नहीं हो सकता और बटर का भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट आएगा पीपीएफ के राइट साइड में, वो सब क्या होंगे? वो सब होंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। और पीपीएफ के सब लेफ्ट साइड में जो होंगे और पीपीएफ के ऊपर जो होंगे वो सब होंगे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे जब जो भी पीपीएफ के अंदर पॉइंट्स होते हैं, मतलब हमारी रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज कम हो पा रही हैं। जितनी हमारी कैपेसिटी है मैक्सिमम इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतने ज़्यादा गन्स और बटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम उतना नहीं कर रहे, तो हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे, इसीलिए हम उसके अंदर हैं। तो ये अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज वाले पॉइंट्स हैं, और पीपीएफ के ऊपर जो है वो फुल्ली यूटिलाइज रिसोर्सेज हैं। ओके, फुल्ली यूटिलाइज्ड, और उसके बाहर जो है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है,
वो हम अटेन ही नहीं कर सकते। अनअटेबल मतलब इतना हम प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सारी रिसोर्सेज और अपनी सारी टेक्नोलॉजी एवरीथिंग हमने कहाँ यूज़ कर दिया? ये मैक्सिमम लिमिट थी। पीपीएफ क्या थी? एक मैक्सिमम लिमिट थी, इसके एक्स्ट्रा हम बना ही नहीं सकते। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ पीपीएफ। अब हम देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एमओसी। आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर कि मैंने एमओसी लिखा हुआ था। व्हाट इज दिस एमओसी? एमओसी का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Now, this marginal opportunity cost is nothing but it refers to the unit of commodities sacrificed to gain one additional unit of another commodity. ये मैंने क्या बोल दिया इंग्लिश में? ये डेफिनेशन थी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सरल भाषा में अगर मैं कहूँ, आप सबसे पहले ये समझिएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको एक हैक बताया था, इकोनॉमिक्स में एजम्पशंस सबसे ज़्यादा होते हैं। ग्राफ्स, जहाँ आप ग्राफ बना देंगे वहाँ आपको नंबर मिल जाएंगे। जहाँ आप एजम्पशंस लिखेंगे, एजम्पशंस ज़रूर लिखना हर चीज़ के अंदर। इकोनॉमिक्स आप जहाँ भी होंगे एजम्पशंस लिखेंगे। सिमिलरली जहाँ पे भी आपको मार्जिनल वर्ड दिखे उसका मतलब ही होता है एडिशनल। इकोनॉमिक्स में जहाँ पे भी आपको कहीं भी लाइफ में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और कहीं भी मार्जिनल वर्ड दिख जाए, इसका मतलब एडिशनल। एडिशनल मतलब एक और, यानी एक और चीज़ बनाने में, क्या एक और एडिशनल चीज़ करने में, एक और मतलब एक, ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में, एक और, एडिशनल मतलब एक और चीज़। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये मतलब होता है कि कितनी यूनिट्स यहाँ पे सेक्रीफाइस करी जाए एक और एडिशनल यूनिट बनाने के लिए दूसरी कमोडिटी की। ये पहली कमोडिटी है, ये दूसरी कमोडिटी है। दूसरी कमोडिटी की एक और यूनिट बनाने के लिए कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी गई है पहली यूनिट की? तो पहली यूनिट यानी गन्स की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी है? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बनाया हमने, तो यानी डैश है। यहाँ पे हमने कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी? 21 से 20 एक यूनिट सेक्रीफाइस करी एक यूनिट बनाने के लिए, 1। यहाँ पे 2 यूनिट सेक्रीफाइस करी। यहाँ पे 18 से 15 कितनी यूनिट? 3 सेक्रीफाइस करी एक यूनिट बनाने में, 3। सिमिलरली 4, 5 एंड 6। लास्ट में हमने देखा हमारे पास 6 गन्स थी, 6 गन से हम 0 गन्स पे आ गए, 6 की 6 यूनिट हमने गवा दी। और यहाँ पे 5 से 6 यानी कितना? 1 का डिफरेंस था, यानी एक और यूनिट बटर की बनाने के लिए 6 यूनिट गवा दी हमने गन्स की। तो हमेशा याद रखिएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल, यानी 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस हुए, किस पॉसिबिलिटीज़, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उनकी प्रोडक्शन करने की। उस केस में एमओसी हमेशा क्या कर रही होगी? इंक्रीज़ कर रही होगी। क्या कर रही होगी? इंक्रीज। 1 से 2, 3, 4, 5, 6 हमेशा एमओसी इंक्रीज करेगी। पीपीएफ के केस में एमओसी विल ऑलवेज इंक्रीज। नाउ वाई इंक्रीजिंग एमओसी ऑपरेट्स, हम देखेंगे इंक्रीजिंग एमओसी होती क्यों है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो होती है हमारी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है और एफिशिएंसी होती है वो कम होती जाती है जैसे ही वो किसी और यूज़ में लगाए जाते हैं। दीज आर द रिसोर्सेज। ठीक है, इन रिसोर्सेज को अगर कहीं और लगाएंगे तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। मैंने अभी आपको बताया था, एक टीचर को अगर आप कहोगे मशीन बना दो तो वो कम टाइम में बनाएगा, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या है? लेबर, ये लेबर जो है डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, इसीलिए एमओसी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है इसीलिए एमओसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है इसीलिए एमओसी इंक्रीज होती है। ये रट लीजिएगा आप। नाउ ये तो हमने देख लिया। नाउ हम देखते हैं ये एमआरटी क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस एमआरटी? एमआरटी का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरटी, फिर से मार्जिनल यूज हो गया वर्ड, मार्जिनल रेट ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ एमआरटी जो होता है वो रेशियो होता है कि हमने कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी एक और यूनिट को गेन करने के लिए। जो हमने यहाँ पे एमओसी बताया, एमओसी में तो हमने यूनिट्स बताई, ये एक रेशियो होता है चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस्ड डिवाइडेड बाय द चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड। कितनी यूनिट हमने सेक्रीफाइस यानी गवाई, कितनी यूनिट्स यहाँ पे हमने गन्स की गवाई एक और यूनिट बटर की गेन करने के लिए, इसका रेशियो है। पहले में तो कुछ भी नहीं हुआ, फर्स्ट में हमने एक यूनिट गन की गवाई बटर की एक यूनिट के लिए। सिमिलरली 2 यूनिट गन्स की गवाई एक यूनिट बटर की गेन करने के लिए। 3 यूनिट्स गवाई गन्स की एक यूनिट बटर की 4, एक यूनिट बटर की 5 गन्स 1 बटर, 6 गन्स 1 बटर। नाउ ये हमारा एमआरटी होता है। एमआरटी क्या हो गया हमारा? चेंज इन गन्स डिवाइडेड बाय चेंज इन बटर। चेंज इन गन्स डिवाइडेड बाय चेंज इन बटर का मतलब यही है कि नंबर ऑफ यूनिट्स जिस चीज़ की गवाते हैं वो ऊपर लगाई, जी से गन हमने गवाई। ओके, गन हमने गवाई यानी सेक्रीफाइस करी, जो चीज़ गवाई वो ऊपर, और जो चीज़ हमने गेन करी, जो चीज़ हमने ली, जो चीज़ हमने बनाई, बी से बनाई, जी से गवाई, बी से बटर, वो हमने गेन करी है तो वो हमने नीचे लिखा है। तो दिस इज़ द वे आप एक लर्न कर सकते हैं एमआरटी के बारे में। अब हमने देखा एमआरटी पढ़ लिया, एमओसी पढ़ लिया, हमने एजम्पशंस पढ़ लिए पीपीएफ के क्या होते हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़े। क्या नहीं पढ़े? कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़े। सो लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला, अभी हमने देखा हमारी पीपीएफ किस शेप की बन रही थी? ऐसी बनी थी। कैसी बनी थी? ऐसी। यहाँ पे था गुड 1, यहाँ पे था गुड 2, ये ओरिजिन था हमारा, और ये हमारी पीपीएफ बनी थी। ऐसी ही बनी थी ना। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स आर, पीपीएफ जो है हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब नीचे की तरफ जा रही है, वो ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखिएगा, दिस चीज़ इस तरह से अगर कोई कर्व बन रहा है तो ये अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी ये अपवर्ड स्लोपिंग है। और अगर यहाँ से नीचे जा रहा है कर्व तो हमेशा इस चीज़ को डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। तो पीपीएफ हमारा कैसा होगा? हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, कभी भी अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होती है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में। और मतलब ऐसा होता क्यों है आप ये समझेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है, हमने देखा ना अभी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, एक यूनिट के लिए ज़्यादा यूनिट गवाई जा रही है। अगर इतना ज़्यादा चेंज हो रहे हैं इसके लिए ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ी लाइन थी, फिर थोड़ी लाइन थी, फिर थोड़ी लाइन थी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सिमिलरली ये तो बढ़ता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। सो ये क्या है? जो स्लोप है कनकेव का, इसको कम होता जा रहा है ये, एज वी मूव डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द कर्व। जब भी हम डाउनवर्ड जाते हैं स्लोप जो है कम होता जाता है। पीपीएफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज पीपीएफ इज कनकेव शेप्ड। आपने साइंस में पढ़ा होगा कन्वेक्स शेप ऐसी होती है, ऐसी होती है, एंड कनकेव शेप ऐसी होती है। कि आप लेंस को देखते होगे तो दिस इज़ कन्वेक्स शेप, दिस इज़ कन्वेकेव शेप। तो पीपीएफ की हमेशा कॉन्केव शेप्ड होता है हमेशा। पीपीएफ कभी भी कन्वेक्स नहीं होता। पीपीएफ कनकेव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से ही ये कनकेव शेप्ड होता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था यहाँ पे हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, इसीलिए हमारा शेप जो है ये कनकेव शेप होगा। कनकेव मतलब होगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, यानी हमें और ज़्यादा क्वांटिटी लूज़ करनी पड़ रही है, और ज़्यादा क्वांटिटी लूज़ करनी पड़ रही है। अभी मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाया ही था, ज़्यादा क्वांटिटी लूज़ करनी पड़ रही है, इसी वजह से ये कॉनकेव शेप होगा। अब हम ये देखेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्या इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ के ऊपर ही ऑपरेट करेगी? ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू कि हमेशा वो पीपीएफ के ऊपर ही करेगी। कई बार होता है कि इकोनॉमी के रिसोर्सेज जो है अच्छे से यूटिलाइज नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर अच्छे से यूटिलाइज नहीं होंगे तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस तो होंगे ही, लेकिन अंडर यूटिलाइज्ड होंगे। एंड अगर इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ, वो पीपीएफ के बाहर किसी भी पॉइंट पे नहीं ऑपरेट कर सकती, क्योंकि दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट। ये मैंने आपको बता दिया था। अनअटेनेबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब अटेनेबल में भी मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं। एक तो ऑप्टिमम यूज़ हो रिसोर्सेज का, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट यूज़ हो रहा है, एफिशिएंटली यूज़ हो गए रिसोर्सेज। तो जब भी ऑप्टिमम यूज़ होगा तो वो इस पे कर्व के ऊपर होंगी, यानी ऑप्टिमम यूज़, ऑप्टिमम या एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेस। और जब भी ऑप्टिमम यूज़ नहीं होगा रिसोर्सेज का, व्हेनेवर देयर विल बी नो ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और अटेनेबल है कॉम्बिनेशन, इसका मतलब इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रही। हो सकता है यहाँ पे हो यहाँ का मतलब है कि गन्स भी हम लोग जितना बना सकते हैं उससे तो कम बना रहे हैं, और बटर जितनी बना सकते हैं उससे भी कम बना रहे हैं। सो these are also attainable combination but they are inefficient. Now PPF के बारे में हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम ये देखेंगे कि क्या PPF स्ट्रेट लाइन हो सकती है? कैन PPF बी अ वेरी स्ट्रेट लाइन? हाँ, हो सकती है PPF स्ट्रेट लाइन। ऐसा कब हो सकता है? अब आप बताइए, यहाँ पे गुड 1 है या गुड 2 है? अभी मैंने बताया जो पीपीएफ जो है हमारी कॉनकेव होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंक्रीजिंग एमओसी की वजह से। अगर हमारा एमओसी सेम हो, यानी हमारे एमआरटी जो है, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक इसमें से ट्रांसफ़र करके दूसरे में, एक गुड से ट्रांसफ़र करके दूसरे में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर ये चीज़ सेम हो, यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेम हो, तो हमारा जो पीपीएफ जो है वो क्या हो सकता है? स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो पीपीएफ कैन बी अ स्ट्रेट लाइन अगर हम एज्यूम करें एमआरटी कांस्टेंट है। ऑल्सो रिमेंबर पीपीएफ के स्लोप जो होता है, पीपीएफ का स्लोप इज एमआरटी इज स्लोप ऑफ पीपीएफ, ये आप हमेशा याद रखिएगा। नाउ अब हम देखेंगे कि क्या हमारा जो पीपीएफ है, कैन आर पीपीएफ बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन? कन्वेक्स हो सकता है। वैसे तो मैंने अभी आपको बताया था कभी होता नहीं है, क्योंकि इन रियलिटी नहीं हो सकता। बट अगर कभी क्वेश्चन आया आपके एग्ज़ाम में कि कैन योर पीपीएफ बी, कैन योर पीपीएफ बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन या कन्वेक्स इन शेप, तो आप क्या कहेंगे? यस, हो सकता है। किस केस में हो सकता है? जब हमारा एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज करे, इंक्रीज की जगह क्या करे? डिक्रीज करे। बट ऐसा कभी होगा ही नहीं, रियल लाइफ में कभी नहीं होता। बट तो इसलिए, और ऐसा भी कभी होता ही नहीं कि हम दो लोग हैं और वो हर चीज़ में स्पेशलाइज कर रहे हैं, दो
टीचर को मशीन भी उसी अच्छे से बनानी आती है और उसको पढ़ाना भी सेम लेवल पे आता है। ऐसा कभी होता नहीं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उस टीचर को मैं कहूँ मशीन बना दो, मशीन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएगा और टीचिंग नहीं आती उसको करनी, ऐसा भी नहीं होता। सो ऐसा कभी रियल लाइफ में होता नहीं है। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं पीपीएफ जो है हमेशा हमारा कॉन्केव इन शेप ही रहेगा। सो गाइज, ये अभी हमने पढ़ा पीपीएफ के बारे में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह के बारे में पढ़ लिया। ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने आपको बता दिया इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म होती है रिसोर्सेज गन से बटर में, यानी एक गुड से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। तो जब वो ट्रांसफॉर्म होती हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, एमओसी क्या होती है, ये सब डिस्कस कर लिया है। नाउ हम आएंगे पीपीएफ में चेंजेस कहते हैं कैसे होते हैं। चेंजेस इन PPF. Now there can be two types of changes. दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं पीपीएफ में, या तो शिफ्ट हो सकती है पीपीएफ या फिर रोटेट हो सकती है पीपीएफ। शिफ्ट और रोटेट। पीपीएफ शिफ्ट तब करेगी, शिफ्ट का मतलब होता है ये, मान लो हमारी ये पीपीएफ है, या तो वो इस साइड चली गई, मूव कर गई, इसको शिफ्ट कहते हैं, या फिर हमारी ये पीपीएफ है और वो इस साइड पूरी की पूरी उठ के इस साइड आ गई, तो इसको हम पीपीएफ को शिफ्ट करना कहते हैं। नाउ रोटेशन ऑफ पीपीएफ इज समथिंग लाइक दिस। एक और दूसरे गुड्स के केसेस में होता है ये गुड 1 और गुड 2। अगर हम गुड 1 के बेसिस पे देखें तो पीपीएफ अगर हमारी इस तरह से रोटेट हो सकती है, टुवर्ड्स द राइट भी हो सकती है, राइट की तरफ, ये हमारा राइट हैंड है, और टुवर्ड्स द लेफ्ट भी हो सकती है। ये तो गुड 1 के केस में देखा हमने, और गुड 2 के केस में भी हो सकती है हमारी पीपीएफ रोटेट। ये हमारी पीपीएफ है एंड दिस इज़ द रोटेशन इन केस ऑफ गुड 2। ये हमारी मेन पीपीएफ है गुड 2 के केसेस में। अब आप सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है, ये क्या रोटेशन है, क्या शिफ्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नाउ लेट अस डिस्कस क्या होता है। शिफ्ट का मतलब होता है जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, यानी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इस तरह से यूज़ हो जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है दोनों गुड्स की, बोथ गुड्स की चेंज हो, यानी रिसोर्सेज, उन गुड्स को बनाने की रिसोर्सेज, दोनों गुड्स को बनाने की रिसोर्सेज बढ़ जाए, या दोनों गुड्स को बनाने की टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, दोनों गुड्स को बनाने की अपग्रेड हो जाए टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज बढ़ जाएं या रिसोर्सेज कम हो जाए, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाए, टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाए, तो शिफ्ट होगा जब दोनों गुड्स की बात होगी। यानी इस गुड की भी हो रही है, गुड 1 की भी हो रही है, गुड 2 की भी हो रही है, गुड 1 की भी हो रही है, गुड 2 की भी हो रही है। नाउ रोटेट में क्या होता है? रोटेट में प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी तो होती है, लेकिन सिर्फ एक गुड की होती है, यानी चेंज एक गुड की होती है, और यहाँ पे मैंने बताया दोनों गुड्स की होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है रोटेशन और शिफ्ट के अंदर। सो पीपीएफ की अगर हम कहें शिफ्ट हो रहा है तो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों गुड्स की शिफ्ट हो रही है, दोनों की रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है। जब रोटेशन होता है तो एक गुड की टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है या उसी गुड की टेक्नोलॉजी ख़राब हो रही है, दूसरे गुड की टेक्नोलॉजी वैसी की वैसी है, सिर्फ एक गुड की ही चेंज हो रही है। सिमिलरली अगर गुड 2 में देखें तो यहाँ पे भी इस गुड की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है या इस गुड की टेक्नोलॉजी डिप्रूव हो रही है या फिर डिग्रेड हो रही है, तो हम कहते हैं टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज कम आ गए हैं, कम हो रहे हैं, तो ये रोटेशन हो जाता है। नाउ
ये रोटेशन और शिफ्ट का नॉर्मल मीनिंग होता है। अब शिफ्ट मैंने आपको बता दिया, पहला होता है राइटवर्ड शिफ्ट, सेकंड होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट मैंने बता दिया, राइट की तरफ होगा। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी या इंक्रीज इन रिसोर्सेज होंगे ऑफ बोथ गुड्स। ये क्या हो रहा है? दोनों गुड्स के केसेस में हो रहा है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है दोनों गुड्स के केसेस में, या फिर रिसोर्सेज हमारे अच्छे हो रहे हैं दोनों गुड्स के केसेस में। तब हमारा जो पीपीएफ है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी पहले यहाँ पे था हमारा पी था हमारा, तो अब P1 हो जाएगा। फाइन। सिमिलरली लेफ्टवर्ड शिफ्ट के अंदर जो हमारा ये पीपीएफ जो था पी दिस इज गुड 1 गुड 2 पीपी ये हमारा टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। अब हम इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यानी शिफ्ट का मतलब ही है दोनों गुड्स में चेंजेस आ गए, यानी P1 हो चुका है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है टेक्नोलॉजी क्या हो गई है? डिग्रेड हो गई है, अपग्रेड की जगह, यानी टेक्नोलॉजी खराब होती जा रही है, अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, और या फिर हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, रिसोर्सेज डिक्रीजेस। CRESS या नाउ दिस इज शिफ्ट। और अब हम रोटेट के केस में पढ़ेंगे। रोटेशन तभी होती है जब मैंने बताया एक केस के एक, अगर हम अब देखें रोटेशन का केस यहाँ पे हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल रोटेशन पहले हम गुड 1 के केसेस में लेंगे, गुड 1 रोटेशन, और यहाँ पे गुड 2 रोटेशन। गुड 1 जो एकमोडिटी एक, पहले अगर गुड 1 के केसेस में रोटेशन देखा जाए, मान लो हमारा पीपीएफ ये था P1 PP, दिस वाज आर PP, लेके चलते हैं, PP अच्छा लग रहा है बोलने में। नाउ दिस इज गुड 2, दिस इज गुड 1। इसके केस में अगर गुड 1 की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, गुड 1 की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ गई, रिसोर्सेज बढ़ गए, रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल गुड 1 मान लो हमारे बटर बनाने के रिसोर्सेज अच्छे हो गए और कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, अच्छी तरह से बटर बनाया जा रहा है, और इसके रॉ मटेरियल्स वगैरह की क्वालिटी वगैरह सब इम्प्रूव हो गई, तो यानी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जब भी इम्प्रूवमेंट होगा राइटवर्ड शिफ्ट, तो हमारा इस तरह से पीपीएफ शिफ्ट हो जाएगा। ये रोटेशन एक्सिस अलोंग द एक्सिस होता है रोटेशन, ठीक है, एक्सिस के अलोंग होता है। सिमिलरली अगर गुड 1 मान लो अभी हमने कहा बटर है, बटर और बेकार क्वालिटी ऑफ गुड्स आ रहे हैं, रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, अच्छा नहीं बन रहा, टेक्नोलॉजी बुरी होती जा रही है, कोई भी गड़बड़ी आ गई, रिसोर्सेज नहीं आ रहे मार्केट के अंदर, कमी आ गई रिसोर्सेज की, कुछ भी हो गया, तो यानी हमारा इस गुड की इस गुड की जो हमारी टेक्नोलॉजी है और रिसोर्सेज कम हो गए तो कम हो जाएंगी, तो ये टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी अभी यहाँ थे तो हम लेफ्ट की तरफ मूव हो गई। टुवर्ड्स द लेफ्ट का मतलब होता है टेक्नोलॉजी रिड्यूस हो गई, रिसोर्सेज कम हो गए, किसके? गुड 1 के। क्यों? क्योंकि रोटेट हो रहे हैं, ये रोटेशन चल रही है। नाउ अगर गुड 2 की रोटेशन देखें तो वो किस तरह से डायग्राम बनेगा? इस तरह से बनेगा। दिस इज PP, this is PP, okay, and this is good 2, this is good 1, let's say good 2 is guns and good 1 is butter। बटर की तो हमारी सेम है प्रोडक्शन कैपेसिटी, सब कुछ सही है, रिसोर्सेज भी वैसी हैं, टेक्नोलॉजी भी वैसी है। गन्स के रिसोर्सेज बढ़िया हो गए, हमारी कंट्री ने अभी क्या कहते हैं, रशिया से बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट लिए और सब कुछ, गन्स वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से बन रही है, हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो गई, तो हम, और बटर तो अभी वैसा ही है, अभी कुछ हुआ नहीं, तो उस केस में जो है हमारा जो
राइटवर्ड शिफ्ट, यानी इस वाले पॉइंट से यहाँ, पॉइंट तो ये सेम ही रहेगा, सेम ही पॉइंट से रहेगा, लेकिन वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर कम हो गई, अगर गन्स की क्वालिटी कम हो गई, क्वालिटी इन द सेंस रिसोर्सेज कम हो गए, और हमारी नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही गन वगैरह के अंदर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कुछ नहीं हो रहा। अब बटर वगैरह में तो वैसे ही चल रहा है सिनेरियो, बिल्कुल सेम पहले जैसा ही चल रहा है, लेकिन गन्स की कम हो गई तो हमारी पीपीएफ जो है रोटेट कर जाएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। दिस इज लेफ्ट एंड दैट इज राइट। राइट की तरफ जब भी होगा तो अपग्रेडेशन होगा, अच्छी चीज़ हो जाएगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, इंक्रीज होंगे रिसोर्सेज। जब भी लेफ्ट की तरफ होगा तो रिड्यूस हो रहे हैं रिसोर्सेज हमारे, डिग्रेड हो रही है टेक्नोलॉजी, क्या हो रही है, रिड्यूस हो रहे हैं और डिग्रेड हो रहे हैं। यहाँ पे एक गुड होगा, यहाँ पे बोथ गुड्स होगा। ये हमारा शिफ्ट का कंसेप्ट था और ये हमारा रोटेशन का कंसेप्ट था। तो सो गाइज अभी हमने ये सब पढ़ लिया। आज हमने पीपीएफ का पूरा ओवरव्यू लिया है। पीपीएफ जो है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं एक गुड की तो दूसरे की प्रोडक्शन हमें कम करनी पड़ती है। क्यों पीपीएफ डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि एक गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरे की कम करनी पड़ती है। कॉन्केव शेप होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्म फिजिकली ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन उसके रिसोर्सेज जो यहाँ पे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे थे वो अब यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। पीपीएफ जो है वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताता है, मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज़ बताता है क्या हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़। इसके बाहर जो है वो अनअटेनेबल पॉइंट्स होते हैं। इसके ऊपर जो है वो ऑप्टिमम या एफिशिएंट यूजेस होता है रिसोर्सेज का। और पीपीएफ के इनसाइड या टुवर्ड्स द ओरिजिन जो होते हैं वो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। नाउ हमने पढ़ लिया आउटवर्ड शिफ्ट के बारे में। आउटवर्ड शिफ्ट यानी टुवर्ड्स द राइट। टुवर्ड्स द राइट जब भी शिफ्ट होगा तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एंड इनवर्ड शिफ्ट जब हो रहा है टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है, इकोनॉमिक कैपेसिटी जो है सब भी रिड्यूस हो गई है, सब कुछ रिड्यूस हो गया है। सो हेयर टुडे वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर पूरी तरह से वी हैव डिस्कस्ड दिस। इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टडी करेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, और थोड़ा सा इफेक्ट पढ़ेंगे पीपीएफ का। किसके ऊपर? इसका पीपीएफ का इफेक्ट पढ़ेंगे हम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस के ऊपर। एंड देन विल जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। गाइज थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन आवर ईमेल आईडी at bsyncacademy@gmail.com. Till then, stay tuned, stay happy, stay healthy. Take care.